Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you to the course Organizational Behavior, for which we are going to take 21st lecture today. So let's have a recap for 20th lecture and then we see the contents of 21st lecture. For the 20th lecture, we discussed a safety and health policy in the organization and how and why safety and health programs are important in the organization. We are discussing it with perspective to organizational behavior. वैसे तो ऑफ कोर्स जो सेफ्टी प्रोग्राम्स हैं, ये हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, दे बेसिकली एक HRM इनिशिएटिव्स हैं ना, दे आर बेसिकली द HRM इनिशिएटिव्स दैट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का है उसको एम्प्लॉइज़ को सेफ और हेल्दी वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी चाहिए एंड द प्रैक्टिसेस शुड बी सच दैट द वर्क एनवायरनमेंट इज सेफ एंड हेल्दी. ठीक है, और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि देयर आर नंबर ऑफ HRM जो टूल्स और प्रैक्टिसेस हैं, सच एज आप साइन बोर्ड्स वगैरह डिस्प्ले करें, सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में HRM इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं जो कि उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को एक सेफ वर्क प्लेस बनाए. ठीक है, और इसी तरह हेल्थ का भी हमने देखा कि देयर आर नंबर ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स which are coming from the workplace to the organization. तो इसलिए वो एक HRM की डोमेन में आता है, बिकॉज HR जो है वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए जैसे एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इट शुड बी मेड श्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है, वो कोई उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, मेजर हेल्थ इश्यूज़ शी डज नॉट सफ़र फ्रॉम, सच एज जिसे आपने देखा होगा कि अक्सर स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बट दे हायर, तो वो काफ़ी सारे मेडिकल सर्टिफिकेट लेती हैं और दूसरा ये कि दे अंडरटेक अ नंबर ऑफ टेस्ट वगैरह करवाती हैं एम्प्लॉय से, जैसे TB वगैरह के टेस्ट होते हैं उसका सर्टिफिकेट लिया जाता है. और इसी तरह ही देयर शुड बी ड्रग टेस्टिंग वगैरह भी की जा सकती है कि अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ में तो जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है वो इन्वॉल्व नहीं है. तो ये सारा क्या है, दिस इज़ ऑल द रोल ऑफ द HRM की. तो ये मेक श्योर करना कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन कोई रॉन्ग एम्प्लॉई जो है वो सिलेक्ट ना हो जाए, जिसके लिए हु इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ रॉन्ग अब्यूसिव काइंड ऑफ, उसमें मटेरियल की सब्सटेंस अब्यूज़ वगैरह में कोई इन्वॉल्व हो या इस तरह की उसमें, तो उसके थ्रू जो नंबर ऑफ टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग वगैरह थ्रू दोज की जाती है और दैट शुड बी डन एंड देन एज पर दैट जो है वो जब भी व्हेन द रिपोर्ट्स आर क्लियर देन वो उसकी सब्जेक्ट टू द क्लैरिटी ऑफ द रिपोर्ट्स फिर एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको ऑफर लेटर दिया जाता है. तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन नॉर्मली काफ़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंक्रीजिंगली उनमें, और स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हायरिंग्स इस तरह से होती हैं. और फिर प्लस ये है कि इसमें हमने फिर ये देखा कि सेफ्टी और हेल्थ दो पैरेलल हमने ये चीज़ें डिस्कस की, बिकॉज सेफ्टी जो है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड हेल्थ इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो इसी तरह एक तो हमने ये देखा कि व्हेन द एम्प्लॉई बिकम्स पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो उस वक्त उसको आपने क्या चेक्स रखने हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो एम्प्लॉई है उसके कोई इस तरह के हैजर्ड्स नहीं है, हेल्थ हैजर्ड्स नहीं है. और दूसरा ये ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जो कि उसके जो हेल्थ हैजर्डियस ना हो फॉर द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉइज. ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें मेनली जो है इन दो कैटेगरीज में डिस्कस की थी. तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही थी कि ये HRM दे आर बेसिकली HRM प्रैक्टिसेस, बट why are we discussing them, why we discuss them with respect to the organizational behavior, because it's clear and simple. आपने पूरा लेक्चर सुना हुआ है, 20th लेक्चर सुना हुआ है. आई एम श्योर कि यू शुड बी एबल टू आंसर कि हम सेफ्टी और हेल्थ को यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में क्यों स्टडी कर रहे हैं. उसकी वजह यह है कि देखें सेफ्टी की भी क्या इम्प्लीकेशंस हैं. इट हैज़ दैट डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज़. ठीक है, या आपने एम्प्लॉय बिहेवियर जो है उसको कैसे अलाइन करना है कि वो सेफ जो वर्क प्लेस है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है एक तो उसको इंश्योर करे और दूसरा ये कि एम्प्लॉय उसमें कंट्रीब्यूट करे, और इन व्हाट वेज यू कैन मेक द एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट टू अ सेफ वर्क प्लेस. ठीक है, और अगर वो नहीं करता तो उसके व्हाट काइंड ऑफ consequences it poses in terms of the behavior of the employees. Therefore हम इससे यहाँ पे ये conclude कर सकते हैं कि organizational behavior में हम इसको safety and health को इसलिए पढ़ रहे हैं because it has a direct influence safe workplace का या एक healthy workplace का, या environmental अगर hazards हैं
तो उनका दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द employees safety and employees health, and which in turn that impacts the employees जो एटीट्यूड्स हैं उनके या उनके जो बिहेवियर्स हैं वो उनको अफेक्ट कर सकती है। बिकॉज अगर आपकी देखिए हेल्थ अगर आपकी एट स्टेक है ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी आप जो जॉब है उसका डिज़ाइन इस तरह का है या टास्क इस तरह का है कि आपको इट इज़ अ हेल्थ हैजर्ड फॉर यू, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, आपका ऑफ कोर्स इंक्रीजिंगली विथड्रॉल हो जाएगा, आपका एब्सेंटिज्म इंक्रीज हो सकती है, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसलिए फिर हमने लाइक दैट्स व्हाई वी कंसिडर कि ये जो चीज़ें हैं दे शुड बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉन्टेक्स्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एम्प्लॉय बिहेवियर को, एंड नॉट ओनली द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल्स हैं देमसेल्व्स समटाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क्स एट द वर्कप्लेस रिस्क्स के या अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट के लिए समटाइम्स जो इंडिविजुअल्स हैं उनके एक्ट्स जो हैं इंडिविजुअल एक्ट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस दे आर इन प्लेस, बट जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनको प्रॉपरली दे आर इफ दे आर नॉट एक्टिंग अपॉन दोज पॉलिसीज, then again it poses a serious problem for the employee as well as the organization, because जब organization में कोई भी जो है वो mishappening हो तो उसको उसके लिए क्या organization जो है वो that becomes liable. So it has to burden of proof lies on the organization and it has to prove that it is innocent. ठीक है, unless and until it is able to prove that it is innocent, तो वो the burden of proof lies on the organization. ठीक है, तो इसलिए why safety is important हमने ये डिस्कस इसमें किया था कि there are a number of reasons जिसकी वजह से सेफ्टी फिर वर्क प्लेस में important होती है। एक तो हमने ये देखा कि इसलिए important है कि जो है वो यू सी कि एक तो उसके फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो सकते हैं, अगर वर्क प्लेस सेफ नहीं होगी तो उसके ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज के लॉसेस हो सकते हैं बल्कि उसके फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी हो सकते हैं उसमें। फिर जो देखिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है ना, आपका सो बेसिकली फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ काइंड्स ऑफ लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सेकंड ये दो चीज़ होंगी, थर्ड चीज़ उसमें क्या है कि एक और चीज़ भी है कि आपके रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर मतलब यू विल नॉट बी, अगर कोई खुदा न खास्ता किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है जैसे कोई फायर ब्रेकआउट हो गई और समथिंग कोई इस तरह का कोई शॉर्ट सर्किट हो गया और समथिंग एल्स इस तरह का कोई स्पिल ओवर हो गया, कोई मशीन आपकी डैमेज हो गई जिसने एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो है वो सारा स्पिल ओवर हो गया, हॉट मटेरियल स्पिल ओवर हो गया एंड इट टुक द लाइव्स ऑफ द एम्प्लॉइज या उनको उसने बर्न कर दिया। तो देयर कैन बी ए नंबर ऑफ हो सकते हैं ना केसेस हो सकते हैं, सफोकेशन हो गई ऑर्गेनाइजेशन में और एंड सो ऑन। तो ये ऑल दीज ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की किसी की भी रिप्यूट को डैमेज करती हैं और दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एनी मोर कंसिडर्ड गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क फॉर। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ के लिए इतनी फिर फेवरेबल वर्क जो है वो जगह नहीं, बिकॉज दैट पोजेस अ थ्रेट फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, तो वो रिप्यूट जो है वो दैट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एंड दैट रिप्यूट जो है वो दैट गेट इट ब्रिंग्स अ बैड नेम ऑन द रिप्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना एंड हेल्थ को, एम्प्लॉय हेल्थ को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ ये कि उसके आपने देखा कि फाइनेंशियल लॉसेज हैं बल्कि उसके ह्यूमन रिसोर्सेज की टर्म्स में लॉसेज हैं, उनकी लाइफ्स के लॉसेज हो सकते हैं, लॉ सूट्स में जो है वो उनके जो वो एम्प्लॉयज़ जो कि हिट हुए हैं या सफ़र किया है दे देमसेल्व्स और देयर फैमिली दे कैन गो एंड फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट द कंपनी और इस तरह की देयर कैन अ नंबर लिटिगेशंस वगैरह हो सकती हैं और फिर नंबर ऑफ सच कॉम्प्लिकेशंस कैन अराइज। तो देयरफॉर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन डिवाइसिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, उसको हमने फिर इसमें ये देखा कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि बहुत सारे लॉज पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद हैं अपॉन द रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कि किसी भी आप ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया था कि हर ऑक्यूपेशन की जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स हैं दे आर डिफरेंट। ठीक है, और हर ऑक्यूपेशन में जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। ठीक है, जैसे ऑफ कोर्स अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो सेफ्टी रिक्वायर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, कंपेयर टू
जैसी जो सेफ्टी एक यूनिवर्सिटी सेक्टर में रिक्वायर्ड है, या जो एक बैंकिंग सेक्टर में, किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, तो सारे जितने भी ये सारे कंसर्न्स हैं, ये जितने सारे सेटअप्स हैं, जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं, हर ऑक्यूपेशन की अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, बिकॉज एवरी ऑक्यूपेशन हैज़ अ स्पेसिफिक एंड वेरी डिफरेंट नेचर ऑफ जो जॉब्स हैं वहाँ पर वो बड़ी डिफरेंट हैं और उनके डिमांड्स बड़ी डिफरेंट हैं, दे आर परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज, और उनमें वर्क एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, कस्टमर डीलिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो सेफ्टी टूल्स या मेजर्स रिक्वायर्ड हैं दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑन द सर्विस सेक्टर। और इसी तरह जो सर्विस सेक्टर है उसके ऊपर वहाँ पर आपको इंटायरली मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो चाहिए सकती हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी सेक्टर में जो काम कर रहा है तो उसको बेसिकली ही हैज़ टू, उसका ज़्यादा काम क्या होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, असाइनमेंट्स बना ली, क्विजेस बना लिए, स्टूडेंट्स के काम को विजिट कर लिया, उनको चेक कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि ऑनलाइन रिसर्च वगैरह की और दूसरी तरह की कोलैबोरेशंस और थिंग्स लाइक दैट। तो एक यूनिवर्सिटी में जो काम है वो ज़्यादा क्या है, वो ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड बेसिकली काम है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कंप्यूटर से रिलेटेड जो सेफ्टी है वो ज़रूरी है कि आपको एक प्रॉपर जो है वो लाइट प्रोवाइड की जाए, आपका जो रूम है वो प्रॉपरली मतलब वो एयरी भी हो, वो इल्यूमिनेशन भी वहाँ पे प्रॉपर हो, ठीक है, वेंटिलेशन वहाँ पे प्रॉपर हो, बिकॉज यू हैव टू वर्क देयर फॉर लॉन्ग आवर्स। आपकी चेयर्स जो है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, कोई बैक की प्रॉब्लम्स जो है वो ताकि ना आ सकें। तो इस तरह की फिर ट्रेनिंग और अवेयरनेस एम्प्लॉयज़ को देनी बहुत ज़रूरी होती है कि हर सेटअप में जिस तरह का भी सेटअप है, जिस तरह की आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में आपको क्या हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं या वहाँ पर क्या सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में क्या सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो ट्रेन करना एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयरनेस देनी, उनको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स आपको ये पता ही नहीं होता कि दिस कैन बी आ सेफ्टी हैज़र्ड हो सकता है या हेल्थ हैज़र्ड हो सकता है आपके लिए, तो यू डोंट नो, सम एम्प्लॉयज़ आर नॉट अवेयर, ठीक है। देयरफॉर ये है कि उनको ट्रेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सेफ्टी की जो पॉलिसी है वो बनाई जाए, दैट शुड बी इन प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और फिर वो जो सेफ्टी पॉलिसी है वो एक प्रॉपरली सर्कुलेट हो, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ जो है उनको एजुकेट किया जाए, दे शुड बी ट्रेन्ड अपॉन द दैट पॉलिसी, और उसकी इंपॉर्टेंस जो है दे शुड बी मेड अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट पॉलिसी। दे शुड बी मेड अवेयर दैट इफ दे डोंट फॉलो दिस पॉलिसी, अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो इट कैन पोज सीरियस डेंजर फॉर देम, दे कैन डेंजर देयर लाइव्स समटाइम्स। तो इस तरह से ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो लॉज पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं ऑलरेडी, देयर आर नंबर ऑफ डिटेल्ड लॉज जो हमने डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया कि ये और ये सारे एप्लीकेबल हैं टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर वर्किंग हियर इन, जो पाकिस्तान में जो काम कर रही हैं उनके ऊपर वो लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। उसके बाद हमने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया, बोथ एम्प्लॉयर्स की भी और एम्प्लॉयज़ की भी। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या हैं, उनको बेसिकली एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने बहुत शॉर्टली हम इसको टच करेंगे कि एम्प्लॉयर्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि दे हैव टू बेसिकली एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना, ठीक है, अबाउट द सेफ्टी। एक तो पॉलिसी बनाएं, ठीक है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, तो ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी पॉलिसी भी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, दे शुड मेक श्योर दैट द पॉलिसी इज बीन इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो मैनेजर्स या टॉप मैनेजमेंट जो है उसको अपनी दे शुड शो देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द सेफ्टी पॉलिसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनको वही बात है कि उनको अवेयरनेस और इम्पोर्टेंस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे बी अवेयर एंड दे रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसी ही नहीं होगी तो आप इमेजिन करें कि वहाँ पर एक मैनेजरियल लेवल के ऊपर क्या अवेयरनेस होगी, और वहाँ पर हाउ कैन यू मेक द एम्प्लॉयज़ अवेयर, एंड वहाँ पर किस तरह का फिर जो है वो हैजर्ड्स जो हैं और या डेंजर्स जो हैं वो इम्पेंड करेंगे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर एक तो अवेयरनेस होनी उसकी बहुत ज़रूरी है, फिर वो ये है कि मैनेजर्स जो हैं वो उसको उस पॉलिसी के साथ कमिटमेंट शो करें, उसको ओन करें, पॉलिसी बनाएं, और फिर एम्प्लॉयज़ को उसके ऊपर अवेयर करें, उनको उसकी इंपॉर्टेंस बताएं कि दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉलिसी, दैट्स व्हाई दिस हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और राइट्स उसके क्या हैं कि वो मतलब कभी भी गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनसे या फ्रॉम द अदर बॉडीज़, द एम्प्लॉयर जो है वो अगर इफ़ यू वांट्स कि वो पॉलिसी प्रोग्राम बनाने की या इनिशिएटिव लेने के लिए कोई भी हेल्प उनको चाहिए या गाइडेंस चाहिए, दे कैन गेट दैट गाइडेंस फ्रॉम द
फ्रॉम दोज पार्टीज, ठीक है। और दूसरा ये भी राइट है एक मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का कि उनको जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी उनको इन्फॉर्म करें कि जो है वो अगर इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिसी हेल्थ हैजर्ड बन रहा है, सेफ्टी हैजर्ड बन रहा है, तो वो एम्प्लॉयज़ जो है वो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करें, उनको बताएं। बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर बेसिकली द शॉप फ्लोर पे, दे आर द शॉप फ्लोर वर्कर्स, ठीक है। एंड वो दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच, जैसे मशीनरी है तो उसके साथ तो एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं, दे आर डीलिंग विद दैट मशीनरी। अब मैनेजर्स जो ऊपर बैठे हुए हैं दे डोंट नो कि अगर उस मशीनरी में कोई डिफेक्ट आ रहा है या उसकी कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है या वो किस नेचर की है, वो माइनर नेचर की है, वो मीडियम नेचर की है, वो दैट्स ऑफ अ मोर सिवियर नेचर। अगर वो माइनर नेचर का कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर एम्प्लॉय उसी वक्त उसको मैनेजर्स को इन्फॉर्म करेंगे तो दे कैन बी फिक्स्ड एट दैट पॉइंट विदाउट कॉजिंग मेजर लॉसेस फॉर द कंपनी, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है तो दैट कैन एंड ड्यू टू द नेग्लिजेंट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉई, अगर एम्प्लॉई उसको एड्रेस नहीं करता, वो द प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीजेस एंड देन इट कैन कॉज ट्रेमेंडस लॉसेस फॉर द इन टर्म्स ऑफ बोथ ऑफ कोर्स ह्यूमन लाइफ भी ले सकती है और वो फाइनेंशियल जो लॉस है वो तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो ऑफ कोर्स जो इनका एम्प्लॉयज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑल्सो द राइट ऑफ द एम्प्लॉयर और द मैनेजर्स, ठीक है। तो इस तरह फिर ये एम्प्लॉयज़ की एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरा ये राइट है एम्प्लॉयज़ का कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद अ सेफ्टी वर्क प्लेस। मतलब अगर मैंने जैसे आपको बताया अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी मैनुअल्स ही नहीं है या उसके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मतलब ना वो अवेयरनेस है वहाँ पर, ना प्रॉपरली साइन बोर्ड्स इन प्लेस नहीं है, सिग्नल्स इन प्लेस नहीं है, ठीक है, कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं है जैसे फायर एग्जिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, कोई पता नहीं है, तो फिर देन हाउ दैट्स ऑफ कोर्स द बेसिक राइट्स हैं एम्प्लॉयज़ के जिस वर्क प्लेस में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे इस तरह के हैजर्ड्स ना हो ताकि वो पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो काम कर सकें। उसके बाद हमने देखा था कि टॉप मैनेजमेंट रोल इन सेफ्टी मैंने जैसे हमने आपको ऑलरेडी जिक्र किया, मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होगी तो फिर ही जो सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो उसी सूरत में जो है वो आगे बढ़ सकेंगे और दे वुड बी एबल टू फ्लरिश। अगर वो कोई सेफ्टी टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी तो कोई भी प्रोग्राम फॉर दैट मैटर आपका जो है वो सक्सीड नहीं कर सकता ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक आपकी पॉलिसीज के साथ टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं है उस वक्त तक आपकी कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। वो पॉलिसी तो रहेगी, वो दैट माइट बी अ वेरी गुड, दैट माइट बी अ गोल्डन पॉलिसी, बट दैट वुड रिमेन ओनली इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी और वो पॉलिसी जो है वो रियलिटी नहीं बन सकेगी, ठीक है। और अक्सर आपने ये देखा होगा, अभी हम जो अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे या एक दो और लेक्चर्स हम अपने देखेंगे जो HRM प्रैक्टिसेस के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, या स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, तो उस वक्त मैं आपको ये थोड़ी सी ये चीज़ें भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे जो है वो पॉलिसीज जो है दे रिमेन अनइम्प्लीमेंटेड, कैसे स्ट्रेटजी एक ऑर्गेनाइजेशन की अनइम्प्लीमेंटेड रहती है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट आपके जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाते, ठीक है। तो उसकी एक मेजर रीजन क्या होती है, एक लैक ऑफ मैनेजमेंट कमिटमेंट। तो अगर मैनेजमेंट जो है वो उसकी वो कमिटेड नहीं होगी तो आपकी सेफ्टी पॉलिसी जो है वो इन प्लेस नहीं हो सकती, ठीक है। तो जैसे मैनेजमेंट को इट शुड यूज फॉर एग्जांपल अ सिस्टम ऑफ रीइंफोर्समेंट कि जो एम्प्लॉय सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया जाए, जो नहीं कर रहे हैं उनको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया जाए, ठीक है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियोडिकली पॉलिसी जो है उसको आप पब्लिश करें, ठीक है। जो मैनेजमेंट इटसेल्फ शुड फॉलो जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करे। तो इस तरह के एक्ट्स एंड कमिटमेंट दे शो फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज जो हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं बट बाय व्हाट द मैनेजर्स आर डूइंग। अगर वो एम्प्लॉयज ये देखते हैं कि मैनेजर्स जो हैं दे आर बाईपासिंग द रूल्स, अगर वो पॉलिसीज को रूल्स को बाईपास कर रहे हैं देन द एम्प्लॉयज फील दैट ओके द बॉस एंड द मैनेजर इज व्हेन ही हिमसेल्फ इज बाईपासिंग देन आई कैन आल्सो डू दैट, ठीक है। तो फिर आप भी जो है वो रिलेक्टेंट होते हैं, हेजिटेंट होते हैं और आप भी इतना मोटिवेटेड फील नहीं करते जब आप ये देख रहे होते हैं कि आपका बॉस जो है वो अनडिजायरेबल वेज में एक्ट कर रहा है या नॉर्म्स को या पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यू ऑल्सो दैट ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द एम्प्लॉयज बिहेवियर और द फॉलोअर्स बिहेवियर कि मैनेजमेंट कैसे बिहेव करती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि एक्सीडेंट्स वगैरह वर्क प्लेस के ऊपर जो होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द अनसेफ कंडीशंस या दूसरी जो वर्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं
दे कॉज दीज एक्सीडेंट्स एंड ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि ये किस तरह से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगेन एक पॉलिसी को आप फॉलो करें, ठीक है, और उसकी कांस्टेंट वो हो, उसके ऊपर ट्रेन किया जाए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उनको रिट्रेट किया जाए द इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिसी सो दैट जो इस तरह के एक्सीडेंट्स हैं वर्क प्लेस के उनको बेसिकली अवॉइड किया जा सके। अनसेफ एक्ट्स वगैरह के बारे में हमने बात की थी। तो अनसेफ एक्ट्स जो हैं ये दे आर बेसिकली, तो एक तो चीज़ हो गई कि जो सेफ्टी इन द वर्क प्लेस दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी एक फ्रॉम द एम्प्लॉयज सेफ्टी जो आ रही है। सो अनसेफ एक्ट्स को हमने इसमें डिस्कस किया था कि हाउ द अनसेफ एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज जो है दैट मेक द ऑर्गेनाइजेशन अनसेफ ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, जैसे मैंने आपको वो कट रेजिस्टेंट ग्लव्स वगैरह का बताया, तो सम एम्प्लॉयज या जैसे बहुत हॉट टेम्परेचर्स में आपने जाना है तो यू हैव टू वेयर द ग्लव्स एक्सेट्रा, ठीक है। और या फिर आपने जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में नर्सरीज में जैसे when there are the hospitals in which there are nurseries wherein they put in the newborn babies, तो वहाँ पर आप जो है, या इवन द ऑपरेशन रूम्स वगैरह में भी क्या होता है कि जो विजिटर्स हैं when they have to meet somebody who has to be operated, तो वहाँ पे उस रूम में आपको they are not allowed to go in, ठीक है, बिकॉज वो एक सेंसिटिव जो एरियाज होते हैं, जर्म स्प्रेड होने का वहाँ पे डेंजर होता है। तो जब आप व्हेन यू आर अलाउड टू गो इन, तो वो कैसे होता है कि आपको उन्होंने दे हैव देयर ओन यूनिफॉर्म जो आप वो आपको देते हैं, उसमें फिर वो क्या होता है कि ग्लव्स भी होते हैं। यू हैव टू रिमूव योर शूज आउटसाइड, सॉक्स अपने शूज यू हैव टू रिमूव देम आउटसाइड, यू कैन नॉट टेक देम इन, और जो कम इनसाइड बाय रिमूविंग योर शूज एंड फिर अंदर उनके अपने स्लीपर्स होते हैं, जो हैं वो स्लीपर्स पहन के आप जो हैं उनका टोटल उनका गेटअप करके देन यू गो इन। तो ये क्या है, ये एक सेफ्टी पॉलिसी है ना ऑफ द किसी हॉस्पिटल की या किसी स्पेसिफिक जो है वो वहाँ पे सेंटर की, किसी स्पेसिफिक यूनिट की, जैसे ये जो ऑपरेटिंग यूनिट है या जो ICUs हैं वहाँ पे की आप देखें कि अपनी सेफ्टी पॉलिसीज हैं, CCUs, ICUs की, हाई डिपेंडेंस यूनिट्स की, दे हैव देयर ओन सेफ्टी पॉलिसीज, ठीक है। वहाँ पर आप जो है वो यू हैव टू वेयर इन द मास्क एंड यू हैव टू पुट ऑन द ग्लव्स, और आपने शूज अपने दूसरे पहनने हैं, ठीक है, क्लोथ्स आपके दूसरे होने चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी एंड देन यू कैन नॉट ज्यादा आप टच वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सारा क्या है, दिस इज ऑल बेसिकली द हर, देखिए वो जो मैं आपको बात बता रही थी कि हर जो रिक्वायरमेंट हर जगह की अपनी है, ठीक है। एवरी प्लेस हैज इट्स ओन रिक्वायरमेंट कि हर जगह की जो सेफ्टी पॉलिसी है वो ऑफ कोर्स उसके मुताबिक टेलर्ड होगी। तो अब ये किसी भी एक इवन हॉस्पिटल में, ये तो मैंने आपको एक डिपेंडेंसी यूनिट की या ICU की या ऑपरेशन थिएटर की एग्जांपल दी कि वहाँ पर आपकी इस टाइप की पॉलिसी फॉलो होती है। तो अब ऑफ कोर्स इस तरह की पॉलिसी हर डिपार्टमेंट में तो किसी भी एक हॉस्पिटल की फॉलो नहीं हो रही होती है, बट एवरी जो जगह है उसकी कहीं पे ज़्यादा सेफ्टी मेजर्स आपको रिक्वायर्ड हो सकती हैं, कहीं पे कम सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है। और उनकी नेचर जो है दैट कैन बी इंटायरली डिफरेंट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन देयर। जैसे जॉब वहाँ पर डिज़ाइन हुई हुई है, जो नेचर ऑफ वर्क है, क्या उसकी सेंसिटिविटी है, क्या उसके हैजर्ड्स हो सकते हैं, क्या उसके डेंजर्स हो सकते हैं, किस तरह की मेजर्स जो हैं दैट यू नीड टू टेक, देयरफॉर इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट, राइट। तो फिर इस तरह से आप जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो हमने ये देखा कि एक तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो दो रीज़न से हो सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तो एम्प्लॉयर जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हो सकते हैं, दूसरा एम्प्लॉय की वजह से हो सकते हैं। तो एम्प्लॉयर ने जब अपने एंड के ऊपर सारे स्टेप्स ले लिए हैं, एम्प्लॉयर शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट्स और उनके ऊपर एक्ट अपॉन करता है सेफ्टी हेल्थ पॉलिसीज के ऊपर। बट समटाइम्स हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ एम्प्लॉयज जो हैं वो इतने दे आर सो मच रिस्क टेकिंग होते हैं या उनकी नेचर इस तरह की होती है, देर सो मच, जैसे बहुत ओवरली एक्स्ट्रावर्टेड इंडिविजुअल्स हों या बहुत ओपन टू एक्सपीरियंस हों जैसे, तो दे आर बेसिकली या हाई रिस्क टेकिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो दे मे नॉट कंसिडर द पॉलिसी या सेफ्टी को इतना इंपॉर्टेंट ना समझें, और दे कैन नॉट जस्ट हेल्प इट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड दे। तो अब कंसिडरिंग दैट इस तरह की फिर जो इंडिविजुअल्स हैं वो दे आर मोर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, और वहाँ पे वर्क प्लेस में जो एक्सीडेंट्स हैं उसकी ज़्यादा चांसेस फिर होते हैं ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर सच काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है कि मैनेजमेंट को अपनी सिलेक्शन में इट हैज़ टू प्रॉपर जो उनकी स्क्रीनिंग इस तरह से की जाए कैंडिडेट्स की कि जो इस तरह की पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, if they do not fit in the organization's culture, अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि वहाँ पर आप you cannot take on such risks on the safety policies and programs, तो आप you have to be which means that you have to basically create a match कि ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड्स हैं, जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो जो इंडिविजुअल है उसकी किस तरह की पर्सनैलिटी है, क्या वो इंडिविजुअल जो है वो आपके सेफ्टी प्रोग्राम को फॉलो करेगा, पॉलिसीज को फॉलो करेगा,
तो ये चीज़ें जो है दे आर इम्पोर्टेंट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, फिर इसके अलावा हमने ऑफ कोर्स ये भी डिस्कस किया था कि जो है वो अनसेफ एक्ट्स वगैरह बाय एम्प्लॉइज आप रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग आप एम्प्लॉइज को दे सकते हैं। यू नो ट्रेनिंग में फिर क्या होता है कि आप उनको इंपॉर्टेंस बताते हैं, अवेयरनेस बताते हैं। कोई पास्ट में अगर मिसहैप्स हुए हैं तो आप उनको वो बता सकते हैं। तो थ्रू ऑल दीज स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप एम्प्लॉइज में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन देयर कैन बी अ नंबर ऑफ वेज जिससे आप में एम्प्लॉइज के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि क्या सेफ्टी पॉलिसी की इंपॉर्टेंस एंड हाउ द सेफ्टी पॉलिसी मस्ट बी फॉलोड, राइट। तो सेकंड आप ये कि ऑफ कोर्स अनदर ऑप्शन इज दैट यू कैन मोटिवेट द एम्प्लॉइज। हाउ यू कैन मोटिवेटेड बाय दैट इज ऑफ कोर्स बाय द, हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया कि थ्रू पार्टिसिपेशन, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज। जिस भी चीज़ में पॉलिसी में जो कि एम्प्लॉइज के लिए रेलिवेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है, वहाँ पर आप उनकी पार्टिसिपेशन लें, उनकी से लें, उनसे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन जब आप कराएंगे तो ऑफ कोर्स इट एनहांसेस देयर एक सेल्फ स्टीम उनकी इन्हांस होती है, उनका ये लेवल इन्हांस होता है दैट द ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट इन देम, द ऑर्गेनाइजेशन लिसन्स टू देम एंड दे फील दैट दे आर पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग दैट हैज बीन मेड, इवन इफ वो डिसीजन जो एक एम्प्लॉय से पार्टिसिपेशन करवा के आपने उसको नहीं किया अल्टीमेटली, तो ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजमेंट के पास ही रहती है, एम्प्लॉयज के पास तो नहीं आ जाती है। बट इफ यू गिव देम द से इन द डिसीजन मेकिंग, यू हेयर टू देम, यू हेयर टू देयर ओपिनियंस, इवन समटाइम्स दैट इज ऑल्सो एनफ दैट द एम्प्लॉयज फील हैप्पी दैट द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजमेंट हैज टेकन देयर व्यूज। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो डिसीजन है वो बेशक मैनेजमेंट का अपना हो, लेकिन आप जो डिसीजंस हैं उनमें अगर आप इफ यू उनको पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उससे उनकी मोटिवेशन टू फॉलो द पॉलिसी जो है वो दैट कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। फिर इसके अलावा हमने सेफ्टी के अलावा फिर मैंने जैसे आपको शुरू में बताया कि हेल्थ हैजर्ड्स को हमने डिस्कस किया था, और हेल्थ हैजर्ड्स एक नंबर ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए कि इस तरह से आपको हेल्थ हैजर्ड्स हो सकते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज वगैरह, इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, स्ट्रेस, बर्नआउट एंड डिप्रेशन हो सकता है ऑफ कोर्स समटाइम्स। स्ट्रेस के ऊपर और बर्नआउट डिप्रेशन के ऊपर हम एक पूरा इंशाल्लाह लेक्चर करेंगे। वील सी कि ये स्ट्रेस जो है वो कैसे कॉज होता है, क्या इसकी रीजंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो है विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन हाउ दे कैन डील विद इट। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी टर्म में हमने डिस्कस किया कि ये बेसिकली ऑफ कोर्स जो स्ट्रेस बर्नआउट वगैरह है ये व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ द जॉब, जब एक जॉब का डिज़ाइन इस तरह का है जैसे समटाइम्स जो आपके रोल्स जो वर्क है दैट इज़ वेरी मच एम्बिगुइटी उसमें बहुत हाई होती है, समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होती है, समटाइम्स जो है वो वर्क ओवर वर्क होता है, उसकी वजह से आप स्ट्रेस होते हैं, समटाइम्स डेडलाइंस इस तरह की होती हैं कि यू फील के ये बहुत ज़्यादा ओवरली प्रेशराइजिंग डेडलाइंस हैं, ये बहुत स्काई टचिंग जो टारगेट्स आपको मिले हुए हैं, और थिंग्स कैन बी अ नंबर ऑफ थिंग्स, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है तो कैन बी अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट कॉज स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस। ठीक है, और ये जो स्ट्रेस है और फिर यू कैन से दैट योर हाउ इट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स, ऑफ कोर्स द स्ट्रेस ब्रीड्स बर्नआउट एंड इट ब्रीड्स द डिप्रेशन, और आपके जो आउटकम्स हैं उनको ऑफ कोर्स नेगेटिवली अफेक्ट करता है स्ट्रेस। आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीजिंगली आपकी एब्सेंटीज़म बढ़ जाती है, आप जो है वो फॉल्स रीजंस देना शुरू कर देते हैं फॉर बीइंग इल, रिपोर्टिंग दैट यू आर इल एंड दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कम अप, हाफ डेज करना, ठीक है, और अपनी प्रोडक्टिविटी लो करना, विथड्रॉल बिहेवियर शो करना, क्विटिंग करना, ठीक है, और जो है वो अपना लिमिट करना अपने आप को। तो इस तरह की देयर कैन बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज जो है वो डिफरेंटली बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर एक इफ़ आई एम स्ट्रेस्ड तो इट इज़ पॉसिबल कि मैं हाफ डे ना करूँ या मैं अपनी एब्सेंटीज़म इंक्रीज ना करूँ, दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन कोई ना कोई देयर इज़ ऑलवेज कोई हम किसी न किसी वे में तो अपना रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, हम कोई कुछ ना कुछ बिहेवियर तो शो करते हैं व्हेन आवर एटीट्यूड्स जो हैं वो या जो हम जो फील कर रहे हैं वो व्हेन दैट इज नॉट मैचिंग विद आवर बिहेवियर्स, तो वो एक डिसोनेंस होती है, और फिर ये जो डिसोनेंस है वो दैट इज व्हेन यू इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, राइट। तो इसलिए फिर जो है वो ऑल दीज थिंग्स दे कम अप। तो हमने ये डिस्कस किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सेफ वर्क प्लेस जो है, स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए, उनकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, अलर्टनेस के लिए, एंड फॉर द बेटर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा।
तो कंप्यूटर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस की, स्मोकिंग को हमने देखा, वायलेंस को देखा एट द वर्क प्लेस, व्हाई एम्प्लॉयज गेट वायलेंट, ठीक है, एंड हाउ टू हैंडल द वायलेंट एम्प्लॉयज। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में बेसिकली डिस्कस की थी। तो इनका मैंने आपको एक अच्छा रिकैप दे दिया है, अभी इनके हाइलाइट्स बताई हैं और काफ़ी सारे ऑफ कोर्स पॉइंट्स जो हैं वो आप जब डिटेल वाला लेक्चर में तो ऑफ कोर्स आपको पता चली गए होंगे, बट आई होप दैट इट वाज एक अच्छा आपको रिकैप मिल गया। इसके बाद अब हम आज देखने जा रहे हैं पावर। पावर जो है वो पावर एंड पॉलिटिक्स आज हम देखेंगे। तो इसमें हम प्रोबेबली फॉर टुडे तो शायद हम पावर को फिनिश करेंगे आज के लेक्चर में, और देन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वील बी सीइंग द पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। Okay, so for today, the outline basically is that we are going to see that what is power. Then we'll basically make a contrast between leadership and power. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे basis of power, फिर डिपेंडेंसी, द की टू पावर देखेंगे, पावर टैक्टिक्स देखेंगे, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पावर टैक्टिक्स देखेंगे, पॉलिटिकल बिहेवियर देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर देखेंगे, इन्फ्लुएंसेस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एंड रिसोर्स एलोकेशंस देखेंगे। तो हैवी एजेंडा है बेसिकली। पावर एंड पॉलिटिक्स आपको जैसे मैंने बताया टॉपिक है, तो इन रिलेशन टू दिस ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो भी हम विल सी कि हमने उनको कैसे एडजस्ट करना है। मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये कि हम ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को ये जो पावर एंड पॉलिटिक्स के हमारे बेसिकली 2 लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो एक वन आइडिया वुड बी कि अगर हम इन 2 लेक्चर्स में इसको कवर नहीं, अगर इफ पॉसिबल तो मैं आपको इन दोनों में इसको थोड़ा सा टच करवा दूंगी रिसोर्स एलोकेशंस को, और लेकिन अगर वो नहीं होता तो विल कीप जब सेपरेट लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया है, जब हम स्ट्रेटजी वगैरह पे या स्ट्रक्चर पे लेक्चर करेंगे तो उस वक्त हम जो है वो फिर इनको भी डिस्कस कर लेंगे। दैट इज अनदर ऑल्टरनेटिव, सो वी विल सी दैट हाउ इट गोज। ओके, तो पावर जो है वो बेसिकली व्हाट इज पावर, दैट इज द क्वेश्चन। आप कब कहते हैं कि जैसे हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं कि जी वो बड़ा पावरफुल है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन में हम यूज कर रहे होते हैं दैट वो जो ये वाला जो बॉस है ये मैनेजर है इज वेरी पावरफुल, ठीक है। तो व्हाट डू वी मीन बाय पावर व्हेन वी से दैट समबडी इज पावरफुल? सो पावर बेसिकली इट इज अ कैपेसिटी that A has to influence the behavior of B so that B acts in accordance with A's wishes, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर हम उस वक्त कहते हैं जब किसी एक जो पर्सन है या कोई एक जो एंटिटी है उसके पास इतनी पावर हो, वो उसके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो इन्फ्लुएंस कर सके द बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है। अब जो है वो और जो दूसरा पर्सन है वो he or she acts according to the wishes of A, ठीक हो गया ना। तो जैसे हम आगे भी फर्दर इसको जब जाएंगे तो वहां पे देखेंगे, एग्जांपल्स मैं आपको दूंगी। आप देखें कि अभी मेरे माइंड में आ रहा है कि वापडा का केस आ रहा है कि आप देखें कि वापडा जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है ना वापडा की। तो आप देखें कि वो एक पावरफुल पावर हाउस है, पावरफुल है, वो इट्स अ पावरफुल बॉडी बिकॉज उसकी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन मेंटेन हुई हुई है। तो वो एक पावरफुल बॉडी है बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी, यानी कि दूसरों का जो बिहेवियर है वो इट कैन इन्फ्लुएंस एंड द अदर्स हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एज विशेस। तो जब बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि यहां से हमें एक चीज मिलती है डिपेंडेंसी, दैट बी इज रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोजेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि देखें अगर इफ फॉर एग्जांपल आप यू आर पावरफुल ओवर योर सर्वेंट, यू जस्ट लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि अगर हम ये कहें कि ए जो है आपका जो सर्वेंट है he or she acts according to your wishes, ठीक है। वाई? बिकॉज योर सर्वेंट इज डिपेंडेंट ऑन यू। वाई? बिकॉज आपने उसको, यू आर द एम्प्लॉयर और वो एम्प्लॉई है, ठीक है, और उसने आप उसको पता है कि अगर आप उसकी विशेस के मुताबिक उसकी कमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे, वो करेगा आपकी कमांड्स को, तो क्या है कि ही विल बी रिप्लेस्ड, ही विल बी किक्ड आउट एंड ही माइट बी रिप्लेस्ड, ठीक है। और उसकी डिपेंडेंसी भी है आपके ऊपर। वाई? बिकॉज उसको he knows that of course he has to search for some other jobs, he cannot do a single day without a job, he is a poor man and he has to survive and therefore he needs a job, ठीक है। और उसको ये पता है कि वो that thus he feels that he is dependent on you,
ठीक है, और उसकी आपकी उसके ऊपर पावर है। लेकिन इफ जो नेबर्स का सर्वेंट है, डू यू हैव पावर ओवर नेबर सर्वेंट? ऑफ कोर्स यू डोंट हैव पावर ओवर नेबर सर्वेंट, ठीक है। तो वो ऑफ कोर्स उसकी क्यों, वाई? बिकॉज उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, दैट्स वाई। तो डिपेंडेंस उसकी आपके ऊपर नहीं है, उसने आपसे कोई, ही डजंट हैव टू टेक द सैलरी, उसने आपसे नहीं लेनी है, ठीक है। तो उसने तो अपने बॉस से सैलरी लेनी है, उसने आपसे सैलरी नहीं लेनी है, देयरफॉर उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। तो जब उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, तो आप जितने मर्जी पावरफुल हो, बट यू हैव नो पावर ओवर दैट पर्सन, आप उसके ऊपर पावरफुल नहीं है। तो पावर जो है ये कैसे डिटर्मिन होती है, इसका ये मतलब हुआ कि पावर जो है वो हमारी हर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट पावर हो सकती है ना, इन एवरी कॉन्टेक्स्ट वी कैन हैव डिफरेंट पावर, ठीक है। हर सिचुएशन में, हर कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो पावर है वो डिफरेंट हो सकती है, और वो डिपेंड करेगी कि जो दूसरा पर्सन है, द अदर पर्सन, वो उसकी आपके ऊपर कितनी डिपेंडेंस है, उसके ऊपर वो दैट विल डिपेंड ऑन दैट, ठीक है। अगर उसकी आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होगी दूसरे पर्सन की, देन यू हैव नो पावर ओवर दैट पर्सन, ठीक है। तो इसमें एक चीज हमने ये पावर रिलेशनशिप में ये देखी, या पावर में हमने पावर की इक्वालिटी ये देखी कि ये उस वक्त है व्हेन ए की बी के ऊपर उस वक्त पावर है जब बी की ए के ऊपर डिपेंडेंस भी हो। तो ए उस वक्त बी के जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है या चेंज कर सकता है, जब बी को ये पता हो कि जो ए है उसके पास वो आउटकम्स जो बी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ए अगर उसको ये पता हो कि उसको अफेक्ट कर सकता है, तो ओनली देन देयर विल बी अ पावर ऑफ ए ओवर बी, ठीक है। अब इसको हमने पहले लीडरशिप थेरीज की थी बड़े डिटेल में, ठीक है। अब उनको थोड़ा सा लीडरशिप को, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिकॉल करें, एंड लेट्स ट्राई टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लीडरशिप एंड पावर, ठीक है। इसमें थोड़ी सी डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चैलेंज योरसेल्फ, थिंक थ्रू, ठीक है, खुद सोचें पहले, और उसके बाद जो है वो कम टू दीज स्लाइड्स देन, ठीक है। तो अब पहला जो डिफरेंस है इनका लीडरशिप और पावर का, वो है कि लीडरशिप फोकसेस ऑन गोल अचीवमेंट, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड पावर यूजेस आ मीन्स फॉर अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो लीडरशिप में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप जो है दैट इज ऑल अबाउट गिविंग अ विजन, ठीक है। विजन आपने देना है, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे करना है, हाउ टू अचीव दोज गोल्स, ओवर आर्चिंग गोल्स को सेट करना। तो बेसिकली लीडरशिप का फोकस होता है ऑन गोल अचीवमेंट, बट पावर जो है वो क्या है, दैट इज बेसिकली यूज्ड एज अ मीन्स टू अचीव दोज गोल्स, दैट इज व्हाई पावर इज यूज्ड ना। तो आपने एक गोल सेट कर दिया, आपने टारगेट दे दिया एम्प्लॉइज को, ठीक है, और आपने ये कहा कि जी आपने इतनी सेल्स करनी है, या ये आपका टारगेट है फॉर दिस मंथ, इतनी प्रोडक्शन करनी है और वट एवर, ठीक है। तो अब जो है वो लीडरशिप जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि लीडरशिप जो है वो पावरफुल भी हो, वो कोई उसके पास फॉर्मल अथॉरिटी भी हो या पावर भी हो लीडर के पास, दैट्स नॉट नेसेसरी। लीडर जो है वो एक डिफरेंट वेज यूज करता है, वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉइज को डिफरेंट, जैसे मैंने आपको लीडरशिप में बताया था, ऑन करता है उन गोल्स को, एक्ट्स हिमसेल्फ, मोटिवेट करता है, वर्ड्स इस तरह की यूज करता है, फ्रेमिंग इस तरह की यूज करता है कि वो गोल अचीवमेंट करता है। लेकिन पावर एक is on the other hand a means to achieve those goals, यानी जब आपके पास पावर है तो आप एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, आप उनको थ्रेट कर सकते हैं, आप उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि इफ यू अचीव दिस गोल यू विल गेट दिस, इफ यू डोंट अचीव इट यू विल बी पनिश्ड इन दिस टर्म, इन दिस फॉर्म। तो ये फिर क्या आ गया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड लीडरशिप। तो लीडरशिप जो है वो तो अचीवमेंट ओरिएंटेड है, लेकिन जो पावर है वो बेसिकली इट्स जस्ट अ मीन्स कि आपने उस गोल को अचीव कैसे करना है। अब जो लीडरशिप है रिक्वायर्स गोल कंपैटिबिलिटी विद फॉलोअर्स, बट ऑन द अदर हैंड पावर रिक्वायर्स फॉलोअर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो एक दूसरा मेजर डिफरेंस है इन दोनों में कि जो लीडरशिप है, जब हम लीडरशिप की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बात कर रहे होते हैं गोल कंपैटिबिलिटी की बिटवीन होम, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनकी कंपैटिबिलिटी हो विद द जो इंडिविजुअल गोल्स हैं। तो लीडरशिप में हमने ये देखा था कि जो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हमने लीडरशिप में देखा था वो क्या था, एम्पैथी का हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि उनको इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए लीडर्स को, दे शुड बी एम्पैथेटिक, ठीक है। जब तक वो हायर लेवल्स एम्पैथी नहीं होगा, दे वोंट हैव कंसर्न फॉर पीपल, उन फॉलोअर्स के लिए कंसर्न नहीं होगा, उनके गोल्स, दे शुड लिसन टू द गोल्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनकी एस्पिरेशंस के बारे में, हाउ टू उनमें कैसे कॉन्ग्रुएंस और अलाइनमेंट लाई जा सकती है, एम्प्लॉइज को कैसे ही मोटिवेट किया जा सकता है कि वो जो है वो यू नो दे शुड दे सरपास देयर पर्सनल गोल्स ओवर, या उनको प्रायोरिटाइज दें, उनको इंपॉर्टेंस दें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के ऊपर, गोल्स को पर्सनल गोल्स पे, या ठीक है। तो बेसिकली कंसर्न शो करना फॉर द एम्प्लॉइज, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कंसर्न शो करना और उनके गोल्स के लिए कंसर्न शो करना और उनमें कंपैटिबिलिटी अचीव करने की कोशिश करना इंडिविजुअल गोल्स, सो
दैट द एम्प्लॉइज जो है उनमें मोटिवेशन भी रहे, ठीक है, वो उन गोल्स को भी ओन करें, उनमें मोटिवेशन रहे, उन गोल अचीवमेंट के लिए एफर्ट करें ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये तो गोल कंपैटिबिलिटी हो गई, दैट इज इन लीडरशिप ओनली। बट पावर में जहां पे पावर रिलेशनशिप आ जाता है तो वहां पर क्या है, दैट रिक्वायर्स ओनली फॉलोअर डिपेंडेंसी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि वहां पे पावर जो है वो दैट इज रिलेटेड टू डिपेंडेंसी फॉलोअर की। तो फॉलोअर जितना ज्यादा डिपेंडेंट होगा उतनी ही जो है वो आपकी ऑफ कोर्स पावर ज्यादा होगी। जितना फॉलोअर कम डिपेंडेंट होगा, ये कोई भी एनीबडी, नॉट नेसेसरली द फॉलोअर बट एनीवन, जितना वो लेस डिपेंडेंट होगा उतनी ही आपकी जो है वो पावर ज्यादा होगी, आप उतनी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। फिर जो लीडरशिप है इट फोकसेस बेसिकली इन्फ्लुएंस डाउनवर्ड, ठीक है। तो डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस को बेसिकली फोकस करती है कि ये नहीं कि जो आपके द पीपल हु आर जो सबऑर्डिनेट्स टू, ये जो आपके फॉलोअर्स हैं, हाउ यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम। लेकिन पावर ऑन द अदर हैंड दैट्स नॉट लिमिटेड टू downward influence only, it uses to gain lateral and upward influence as well, ठीक है। so in addition to downward influence, power जो है वो तो आप जो है वो lateral influence के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको upward influence के लिए भी यूज कर सकते हैं। how lateral and upward influence, तो ये हम जब अब when we'll go forward अपने next slides में जब जाएंगे तो उसमें मैं आपको ये थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊंगी कि upward और जो lateral influence है वो पावर से कैसे कॉज हो सकता है। बिकॉज जनरली हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो पावर है वो मैनेजर के पास होती है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट दैट्स नॉट नेसेसरली द केस। हमने ये देखा कि पावर जो है वो लिंक्ड है डिपेंडेंसी से। तो डिपेंडेंसी जो है वो एक आपकी लेटरल लेवल पे भी हो सकती है, यानी आपके कोवर्कर्स के साथ डिपेंडेंसी भी हो सकती है, और अपर लेवल जो है वो आपका जो टॉप लेवल है उनकी भी आपके ऊपर डिपेंडेंसी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का नॉलेज या रिजर्व्स हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजर्स हैं वो समझते हैं कि यू आर वेरी क्रिटिकल, तो फिर क्या होगा, आपके पास पावर होगी, ठीक है। तो यू कैन इन्फ्लुएंस, आपका लेटरल जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पावर है इट डज नॉट लीडरशिप जो है बट दैट इज डाउनवर्ड, उसमें इन्फ्लुएंस आता है। मतलब ऑफ कोर्स आप जो जूनियर लेवल के ऊपर एक एम्प्लॉई है वो मैनेजर को तो लीड नहीं करेगा ना, या जो टॉप हायर लेवल के ऊपर या आप लोअर लेवल को। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो रिसर्च फोकस है वो उसके डिफरेंसेस हैं बिटवीन द टू, लीडरशिप स्टाइल्स एंड रिलेशनशिप्स विद फॉलोअर्स, ठीक है। तो रिसर्च फोकस जो है वो इस तरह से डिफरेंट है कि जो लीडरशिप है उसमें हमने देखा कि हाउ जो रिलेशनशिप है वो लीडरशिप जो है वो कैसे डिफरेंट, यानी कि लीडरशिप स्टाइल्स यूज हो सकते हैं डिफरेंट। हमने लीडरशिप की थेरीज देखी, हमने देखा कि बिहेवियरल थेरीज भी हैं जिसमें आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो फिक्स्ड होता है। तो अगर सिचुएशंस जो हैं, इफ दे आर इन डिफरेंट सिचुएशंस, लीडर कैन नॉट चेंज हिज स्टाइल बट यू शुड एफर्ट, यू मेक एन अटेम्प्ट टू चेंज द लीडर और चेंज द सिचुएशन। फिर हमने इस तरह की थेरीज भी देखी जिनमें हमें ये पता चला कि जो लीडरशिप स्टाइल जो है वो फिक्स नहीं है बट दैट इज फ्लेक्सिबल। आप यू कैन लर्न द लीडरशिप, आपने अपने लीडरशिप स्टाइल जो है उसको एज पर द सिचुएशन मोल्ड कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज डिजायर्ड कि आप जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है वो अपना रखें, स्टाइल उस तरह का बनाएं, ठीक है। तो लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेसिकली फोकस करता है कि आप जो है वो इसमें फोकस क्या है, फिर लीडरशिप स्टाइल के ऊपर जैसे टास्क ओरिएंटेड देखा हमने, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप देखी, फिर और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स देखी, जैसे डायरेक्टिव लीडरशिप देखी, वो आपने कब यूज करनी है, किस तरह का वर्क स्ट्रक्चर, टास्क स्ट्रक्चर किस तरह का हो जब, और एम्प्लॉइज जो हैं या फॉलोअर्स जो हैं उनका किस तरह का एक्सपीरियंस लेवल हो, उनकी एबिलिटी के क्या लेवल्स हों, ठीक है। और इसी तरह फिर एम्बिग्विटी है वर्क में या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिलके टास्क यानी वर्क की जो कंडीशंस हैं, ये टास्क स्ट्रक्चर जो है वो, या ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन, और फिर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इंडिविजुअल का लोकस ऑफ कंट्रोल किस तरह का है, ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ, फिर स्ट्रेस किस तरह का है, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट है, लो स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। मैं आपको कंबाइन करके बता रही हूँ कि हमने ये डिस्कस किया कि ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई या ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, या आपके पावर जो स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल है, उसको डिटरमिन करती हैं। वी कैन नॉट से डिटरमिन करती हैं बट द लीडरशिप स्टाइल जो है वो इनके अकॉर्डिंग्स होना चाहिए इन ऑर्डर टू टेक द बेस्ट आउटकम्स, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा कि जो इन डिपेंडिंग अपॉन दीज स्टाइल्स, अ लीडर मे बी डायरेक्टिव, अ लीडर मे बी टास्क ओरिएंटेड, अ लीडर मे बी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, ठीक है। लीडर जो है वो लेसेस फेयर वे में भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ठीक है, सपोर्टिव पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हो सकती है। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो फिर जो है वो डिस्कस की थी। इसके बाद लेकिन जो पावर है उसमें क्या है, उसमें रिसर्च फोकस इज पावर टैक्टिक्स फॉर गेनिंग कंप्लायंस, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो रहा है कि आपने
हाउ यू आर गेनिंग कंप्लायंस थ्रू यूजिंग द पावर टैक्टिक्स. पावर टैक्टिक्स हम अभी अपनी अपकमिंग स्लाइड्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आर पावर टैक्टिक्स. लेकिन आपने फोकस देखा है कि यहाँ पर आउटकम्स अचीव करने के लिए, ठीक है, ओरिएंटेशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लीडरशिप स्टाइल पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है, कि आप किस तरह का लीडरशिप स्टाइल्स, अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर व्हाट सिचुएशंस यू शुड यूज व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल टू अचीव द इफेक्टिव आउटकम्स. बट इन केस ऑफ पावर, दैट इज बेसिकली कंप्लायंस गेन करने के लिए व्हाट पावर टैक्टिक्स द ऑर्गेनाइजेशन और द मैनेजर या जिसके पास भी पावर है वो किस तरह के टैक्टिक्स को यूज कर सकता है इन ऑर्डर टू गेन द कंप्लायंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज और फ्रॉम जो भी आपके फॉलोअर्स हैं या जो भी पार्टी है. अच्छा, बेसिस ऑफ पावर पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिस हैं पावर की. इस सबसे पहले तो हमारे पास है फॉर्मल पावर. सो फॉर्मल पावर इज बेसिकली इस्टेब्लिश्ड बाय एन इंडिविजुअल्स position in an organization. As the name indicates that it's the formal power, it is the कि individual की क्या position है organization में, conveys the ability to coerce or reward from formal authority or from control of information. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक आपको it gives you the ability, basically you have the formal power. So formal power का क्या मतलब है कि it is basically written down एज पर द पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की या मैनेजमेंट की या जो भी है, एज पर दैट इट इज. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर है तो उसकी जो पावर है या वो व्हाट द मैनेजर कैन डू, उसके पास कितनी कितनी उसके पास कैपेसिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है एम्प्लॉय बिहेवियर को थ्रू नंबर ऑफ जो है इन steps that are available to the manager, such as he can reward the employees, he can उनके increments और raises दे सकता है, उनके appraisals उसने fill करनी होती हैं, ठीक है, उनको coercive कोई steps ले सकता है, जैसे demotion वगैरह employees की वो recommend कर सकता है या कर सकता है depending upon कि उसके पास कितनी power है. ठीक है, इसी तरह सस्पेंशन वगैरह एम्प्लॉइज की, उनको वार्निंग लेटर्स देना, दूसरी और इस तरह की जो कर्सिव पावर सोर्सेज हैं वो यूज कर सकता है. तो इट इज दैट डिग्री कि आप फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी वो आपको जो पावर दे रही है, ठीक है, जो कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज बेसिकली द फॉर्मल पावर. अब फॉर्मल पावर के अंदर बेसिकली हमारे पास ये आ जाती है, एक तो कर्सिव पावर आ जाती है विच इज अ पावर बेस दैट इज डिपेंडेंट अपॉन फियर. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेगेटिव पनिशमेंट्स हैं या जो पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट अब ऑफ कोर्स नेगेटिव ही होती है, जो पनिशमेंट है वो आपको कैसे हाउ बेसिकली दैट इज अ टाइप ऑफ कर्सिव पावर कि व्हेन यू आर बीइंग पनिश्ड, ठीक है, ये जब आपको थ्रेट हो ऑफ बीइंग पनिश्ड. जैसे अगर आपको ये पता हो कि आपका आपकी अगर आप इतना आउटपुट नहीं देते इन ड्यूरिंग दिस टाइम, तो इफ यू आपको ये पता हो कि आपको जो है वो इट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यू. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो छीनी जाएगी, नेगेटिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. और परफॉर्मेंस अप्रेजल किस में रिजल्ट करेगी? नेगेटिव परफॉर्मेंस अप्रेजल. आपकी जो प्रमोशन है उसके डिसीजंस नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है, आपकी प्रमोशन होल्ड हो सकती है, आपको इंक्रीमेंट्स ना मिले, ठीक है, तो इस तरह की इसमें कोई ट्रांसफर आपकी हो सकती है. इवन दे कैन इवन डू दैट, ट्रांसफर्स भी इस तरह से समटाइम्स कर देते हैं. तो इस तरह के देर कैन बी नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं ना, आपकी हॉलीडेज जो है उनको वो जो है वो होल्ड कर लें. So there can be a number of events or a number of outcomes of this coercive power. तो coercive power जो है ये बेसिकली जो मैनेजर जब आपका ये बॉस है उसके पास जब ये होल्ड हो कि वो इनमें से कोई भी आउटकम्स जो है वो रिजल्ट जनरेट कर सकता है फॉर द एम्प्लॉई इन केस ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस या इन केस ऑफ नॉन अनेबल टू बी इन केस ऑफ बीइंग अनेबल टू अचीव द टारगेट्स. तो फिर ये जो फियर है कोर्सिव पावर का दैट इज देयर. उसके बाद रिवॉर्ड पावर जो है, रिवॉर्ड पावर इज बेसिकली the compliance that is achieved based on the ability to distribute rewards that others view as valuable. ठीक है, तो that is the reward power. ठीक है, so that is basically the you are able to distribute the rewards. कि अगर the employee या worker जो है या आपका जो junior है वो अगर आपको if you are doing something positively या अगर satisfactorily अगर आप कर रहे हैं तो you will get the rewards. If you are not getting then you won't get the reward. तो that is the reward power. ठीक है, कि आपका कितना होल्ड है over the different resources in the organization. ठीक है, तो as per that आपका जितना आपका ज़्यादा होल्ड होगा अपना इन रिसोर्सेज पे, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपके पास रिवॉर्ड पावर होगी. So legitimate power is the
power a person receives as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मल बेसिकली पावर है, तो लेजिटिमेट पावर में क्या हो गया कि आपकी अगेन जो है वो आपके पास जैसे जो आपकी हायरार्की थी उसमें एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हायरार्की, मतलब जैसे जो टॉप मैनेजमेंट है तो उसके पास सबसे ज्यादा वो वेरी पावरफुल, इसी तरह जो मैनेजमेंट एट द लोअर लेवल मिडिल लेवल है वो उससे कम पावरफुल होगा क्योंकि उसके पास कम उसके पास डिसीजन मेकिंग की जो मार्जिन है वो उसके पास कम होगा, ठीक है। और इसी तरह जो उससे कम नीचे लेवल के ऊपर मैनेजर आ जाएगा वो उससे उसकी लेजिटिमेट पावर उससे कम होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द हायरार्की दैट अ पर्सन हैज इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पोजीशन, फॉर्मल जो पोजीशन आपको मिल जाती है, ये जो फॉर्मल पावर आपको मिल जाती है, दैट इज द लेजिटिमेट पावर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो और भी पर्सनल पावर की, तो पहले तो हमने की थी फॉर्मल पावर्स, अब हमने देख रहे हैं पर्सनल पावर्स। तो पर्सनल पावर जो है देयर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एक्सपर्ट पावर एंड द अदर वन इज द रेफरेंट पावर। तो इसमें आप ये देखें कि जो एक्सपर्ट पावर है, व्हाट इट इज डूइंग इज दैट इट बेसिकली इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, दैट इज द एक्सपर्ट पावर। So when the influence is based on special skills or knowledge, then you say that you have the expert power, ठीक है। तो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें कि अगर कोई मतलब ऑफ कोर्स यू हैव नॉट वर्कड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट आप जैसे अपनी क्लास फेलोज को देख लें, ठीक है, तो आपके जो क्लास फेलोज हैं वो उनमें से एक्सपर्ट पावर किसके पास होगी, वन और टू, हम एक दो लोग हमेशा क्लास में से इस तरह के होते हैं जिनके पास आप कह सकते हैं कि जी एक क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में मैं अभी बात कर रही हूँ, तो अगर मैं इसी को फिट इन करने की कोशिश कर रही हूँ क्लासरूम कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। नॉलेज किसका, बुक्स का नॉलेज ज़्यादा जिसके पास होगा या अप्लाइड नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होगा, ही विल बी मोर पावरफुल, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो दूसरे लोग हैं इवन दे आर रेफरिंग टू दैट पर्सन या जो दूसरे, ठीक है, तो वो वहाँ पर जो है वो ज़्यादा उसकी पावर होगी। लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर इतना ज़्यादा पावर को हम क्लासरूम में ये सेटिंग में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि पावर जो है वो लिंक्ड डिपेंडेंसी से, तो ऑफ कोर्स आपकी डिपेंडेंसी तो नहीं होती है अपने क्लास फेलोज के साथ, ठीक है। देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई, लेकिन येस डेफिनेटली वो देयर आर सम पीपल जो कि ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी फिट इन करने की कोशिश करें, उसमें मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक एम्प्लॉई है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसके बहुत कमांड है उस टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी भी या जो सॉफ्टवेयर है उस कंपनी का उसके ऊपर उसकी बहुत कमांड है, या उसकी ही इज़ अ वेरी एक्सीलेंट एम्प्लॉई, ही हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द टास्क, अबाउट द जॉब दैट ही इज़ परफॉर्मिंग। तो उसके पास क्या है, उसके पास एक्सपर्ट पावर है। एंड वाई इज़ ही पावरफुल, बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर डूइंग दैट वर्क विच इज़ ऑफ वेरी स्पेशलाइज्ड नेचर एंड विच ओनली ही कैन परफॉर्म, ठीक है, और विच ही कैन परफॉर्म, ठीक है। तो ये हो गई एक्सपर्ट पावर, यानी आपकी जो एक्सपर्टीज है उनकी बेस के ऊपर जो आपको पावर मिलती है, द पावरफुल यू फील, दैट इज बेसिकली एन एक्सपर्ट पावर। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेथोडोलॉजी है, कोई टेक्निक है या कोई टॉपिक है जो ऑर्गेनाइजेशन में आई एम एक्सपर्ट ऑन दैट, तो मैं देन आई विल बी पावरफुल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन for because of that expertise, owing to that expertise I will feel that they cannot do anything to me, ठीक है। तो they are dependent on me because for performance of that work या उस काम के लिए या वो I have the strength over that thing, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट पावर हो गई। रेफरेंट पावर जो है वो ऑन द अदर हैंड दैट इज बेसिकली इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन पोजेशन बाय एन इंडिविजुअल ऑफ डिजायरेबल रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रेट्स, ठीक है। तो समटाइम्स कुछ इंडिविजुअल्स के पास इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं उनके पास, ठीक है, दैट इज बेसिकली दैट मेक्स देम पावरफुल, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सेलिब्रिटीज हैं तो दे हैव द रेफरेंट पावर, ठीक है। तो वो बेसिकली यू ट्राई टू आइडेंटिफाई विद द सेलिब्रिटीज, जैसे सेलिब्रिटीज हैं जो एड्स में आती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्यों मोबाइल के एड में आ रही है, करीना कपूर आ रही है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो कोक वगैरह के एड में, पेप्सी के एड में आता है, शाहिद अफरीदी आता है, ठीक है। और इसी तरह नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज जो हैं वो देयर आर ऑफ कोर्स अनलिमिटेड एग्जांपल्स, ठीक है। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं कि कितने सेलिब्रिटीज हैं वो डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं। तो उसका मकसद क्या होता है कि वो बेसिकली एडवर्टीजमेंट में स्ट्रेंथ इस तरह से लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिकॉज यू जो आप वही करना आप यू ट्राई टू लुक लाइक दोज सेलिब्रिटीज, सो उनके पास बिकॉज दे हैव द रेफरेंट पावर,
उनके पास उस तरह के डिजायरेबल ट्रेट्स हैं जो कि आपको विच यू वांट टू बिकम लाइक, ठीक है, तो आप उनके साथ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो इसलिए द पीपल विद होम यू वांट टू आइडेंटिफाई, तो उनके पास इसका मतलब है, या जिनको फॉलो करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो वो जिनको आप आइडियलाइज करते हैं या जिनको यू थिंक दैट दे आर दे आर रियली गुड, तो वो क्या है, वो दे आर द पीपल जिनके पास रेफरेंट पावर है, ठीक है, जिनके साथ आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनके पास इतनी पावर है। मतलब आप किसी भी ब्रांड के ऐड में अगर if you really want to be like Afridi or you're really a fan of Afridi, या वो एक सेलिब्रिटी है आपके लिए, तो आप क्या वो जिस भी ब्रांड के ऐड में आएगा you will आपको it will be an इम्बोस हो जाएगा आपके लिए कि यार this is enough, he is using it, he is doing this, he is saying this, so it's enough for me and I want to use this or experience this। तो आप उसको जो है वो उसमें इस तरह से, दिस इज हाउ एडवर्टाइजमेंट वर्क्स एंड दैट दिस इज व्हाई दे पुट इन सेलिब्रिटीज को, इसलिए ही वो डालते हैं अपने उसमें। तो ये क्या है, बेसिकली रेफरेंट पावर है। अच्छा, ये जस्ट बेसिकली एक फनी सा एक कार्टून है। इसमें देखें, ये सीईओ है, ये एक मीटिंग में ही इज सेइंग to the other employees that I was just going to say, well, I don't make the rules, but of course I do make the rules. मतलब of course he is the CEO and he makes the rules. So sometimes आप it's just एक वो फनी सा बनाया हुआ है ना कि sometimes हम organizations में अक्सर हम ये कह रहे होते हैं, हमारे पास कोई client आया, कोई customer आया, और somebody जैसे एक university में आपके पास कोई student आया, तो आप कहते हैं कि यार I don't know, I don't make the rules, but this is how it is. So he is basically saying it in a funny tone that, oh, I was going to say this, that I don't make the rules, but yes, I do make the rules. So of course he is a senior executive in the company and he is involved in the rule making. तो जब मैं थोड़ा सा आपको strategy के बारे में, rules के बारे में, vision के बारे में, policies के बारे में I will definitely आपके साथ एक discussion करेंगे। अच्छा, इसके बाद डिपेंडेंसी जो है, ये मैंने आपको बताया था कि ये की है टू द पावर। तो एक बंदा जो है वो उस वक्त पावरफुल होगा जब when someone else is dependent on him, only then that person can influence the behavior of the other person in the way he desires, otherwise he cannot। तो अब देखें जो डिपेंडेंसी पोस्टुलेट क्या है, द ग्रेटर बी इज डिपेंडेंसी ऑन ए, द ग्रेटर द पावर ए हैज ओवर बी, ठीक है, जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी बी की ए के ऊपर, उतनी ए विल बी पावरफुल ओवर बी, ठीक है। दूसरा ये कि पोजेशन कंट्रोल ऑफ स्कार्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज दैट अदर्स नीड मेक आ मैनेजर पावरफुल। तो ये जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है पावर को इन्फ्लुएंस, जो पावर बेस में या पावर में वो ये है कि आपकी जो है वो पोजेशन या कंट्रोल किसी स्कार्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स का, अगर आपके पास, इफ यू आर कंट्रोलिंग रियली द स्कार्स रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो फिर आपके पास पावर ज्यादा होगी, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप ये देख लें कि अगर आपके पास कोई अगर आप इफ यू आर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेक्निकल पोजीशन पे हैं या आपकी एक्सपर्टीज इस तरह की हैं जिसमें देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल अवेलेबल रिलेटेड टू दोज एक्सपर्टीज, वो क्या है, वो आपकी पावर होगी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना, कम सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब आपके ऊपर डिपेंडेंट है टू परफॉर्म अ सर्टेन वर्क विच इज ऑफ वेरी टेक्निकल नेचर, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपेंडेंट है आपके ऊपर। बट अगर इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज अ नंबर ऑफ अदर पीपल हु कैन परफॉर्म द सेम एक्टिविटी, then it means that that resource is not scarce and the organization's dependence on you is not that much. So when the organization's dependence is on you is lower, then of course you are not that powerful because you can be easily replaced by the organization. So second thing is that the greater the scarcity in the organization of that resource, the more powerful you are, and the lesser the scarcity, the less powerful you are. Then we have the access to the optional resources, for example the multiple suppliers, जैसे मैंने आपको example दी, वापडा की example दी, but if it has a monopolistic situation, monopolistic control,
currently. But if agar for something, if there are a number of suppliers or there are a number of other options as well, then what happens is that then of course the power of suppliers that reduces. So for a product, for anything in the organization for which you have a number of suppliers or a number of distributors or for that matter a number of other resources आपके पास जो unlimited हैं या ज़्यादा हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पावर है वो इन्फ्लुएंस इस तरह से होगी कि आपकी पावर, उनकी पावर कम हो जाएगी. ठीक है. तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसने ग्लास जो है उसका ग्लास सप्लायर्स हैं उसके, अगर उसका एक ही सप्लायर है ग्लास का, ठीक है, तो ऑफ कोर्स वो जो सप्लायर है ही विल बी वेरी पावरफुल. दैट्स व्हाई कंपनीज क्या करती हैं कि वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क. व्हाट रिस्क? कि वो जो सप्लायर्स हैं वो आपको ब्लैकमेल ना कर सकें. अगर वो सप्लायर, अगर वो एक ही सप्लायर है तो वो आपको अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, वो आपको नेगोशिएट करेगा ऑन हिज ओन टर्म्स, ठीक है, नॉट ऑन योर टर्म्स. ठीक है. वो आपको समटाइम्स वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है. वो अपनी सप्लाईज अगर स्टॉप कर दे तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो बेसिकली क्या है कि आपकी जो डिपेंडेंस है वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा है. एंड दैट डिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि मल्टीपल सप्लायर्स को क्यों रखती हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन वन सिंगल सप्लायर. ठीक है. तो इस तरह से ये है कि अब जितनी आपकी डिपेंडेंस ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा पावरफुल दूसरी पार्टी ज्यादा होगी. अब अगर ग्लास का सप्लायर ही एक अवेलेबल हो यानी स्कार्सिटी हो तो फिर इन दैट केस क्या है कि वो तो बहुत पावरफुल सप्लायर होगा. ठीक है. बट एंड यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव. दैट सप्लायर नोज दैट ही इज द ओनली प्रोवाइडर ऑफ द मटेरियल दैट यू रिक्वायर. ठीक है. तो इस तरह से फिर वो देन व्हाट क्रिएट्स डिपेंडेंसी, उसकी इस तरह से हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि तीन चीजें इसमें डिटरमिन करती हैं डिपेंडेंसी को. वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्स एंड थर्ड इज द नॉन सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स. ठीक है. एक तो वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब जैसे अब वो ग्लास है तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, जो उसके लिए जो ग्लास है उसकी कोई फॉर एग्जांपल आप मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की, आपका गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग देख लें. ठीक है. अब उसके लिए ऑफ कोर्स गाड़ी के लिए आपको मिरर वगैरह लगाने के लिए यू नीड ग्लास. तो अब वो क्या है कि वो इम्पोर्टेंट तो है, उस इम्पोर्टेंस तो है उस रिसोर्स की. ठीक है. अगर वो स्कार्सिटी में भी है, मतलब ओनली वन सप्लायर इज अवेलेबल, ठीक है, और वो फिर सब्स्टिट्यूटेबल भी नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू ग्लास. ठीक है. तो आप क्या लगाएंगे? ग्लास की जगह तो आप कुछ और नहीं लगा सकते ना. You cannot put in steel there. You cannot put any other thing there. That cannot be replaced with anything else. तो जब वो non substitutable भी है, जब वो scarce भी है और वो important भी है, तो वो उसकी dependency को बहुत बढ़ा देगा. ठीक है. तो आपकी उस ग्लास सप्लायर जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी, बिकॉज यू कैन नॉट डू विदाउट दैट प्रोडक्ट. आप उस ग्लास के विदाउट यू कैन नॉट डू योर मैन्युफैक्चरिंग, आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती. दूसरा ये कि वो रिसोर्स भी स्कार्स है, और तीसरा ये कि वो अनसब्स्टिट्यूटेबल है. यू कैन नॉट सब्स्टिट्यूट इट फॉर किसी और चीज़ को उसके साथ नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते. तो ये था. इसके बाद हम जो है वो विल बी डिस्कसिंग द आउटकम्स वगैरह पावर सोर्सेज के, और इसी को पावर को और पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल बिहेवियर को हम कैरी ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो फॉर टुडेज लेक्चर हमने ये डिस्कशन की. सो फार मैंने आपको पावर को इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने आपको ये बताया कि कैसे बेसिस क्या होती हैं पावर की, पावर सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे डिटरमिन होते हैं. ठीक है. तो विद एग्जांपल्स वी डिस्कस्ड ऑल दिस एंड वील कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बिहेवियर एम्प्लॉयज़ को और उनके लिए आउटकम्स को कैसे फेवरेबली या अनफेवरेबली इन्फ्लुएंस करता है. तो आई से यू गुड बाय विद दिस. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज़.